नमस्कार दोस्तों। विद्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो करंट की क्लास है इसमें हम कुछ समसामयिक मुद्दों के संबंध में चर्चा करते हैं। दिन प्रतिदिन आपके सामने वन लाइनर तथ्य, प्रश्न और राजस्थान सूचों से संबंधित सार आपके सामने रखा जाता है। तो दोस्तों, आप अपनी पेन और नोटबुक रखिए, साथ में इनको नोट करते रहिए और इनको क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जिससे क्या होगा, आप पर बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको करंट अफेयर्स के लेकर जो विद्यार्थी के मन में खौफ रहता है वो आपके मन में नहीं रहेगा, वो खौफ दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस इसको रिवाइज करते रहना है। तो इसी जोश के साथ हम शुरू करते हैं आज की हमारी करंट की क्लास। आइए देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 कौन सा गया? स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026। अच्छा, खेल तो हमको समझ में आ गया कि ये फुटबॉल से है। यूनिफाइड का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड का मतलब हो गया एकीकृत। अगर हम इसको बात करें कि भाई इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एकीकृत। एकीकृत का मतलब हो गया विशेष आवश्यकता वाले जो एथलीट है और सामान्य एथलीट। कौन कौन आ जाएगा इसमें? एक तो आ जाएगा विशेष आवश्यकता। कौन कौन से एथलीट शामिल हो जाएंगे इसमें? एक तो विशेष आवश्यकता वाले और एक हो जाएंगे इसमें सामान्य। विशेष आवश्यकता वाले प्लस कौन आ जाएंगे इसमें? सामान्य एथलीट। ये दोनों क्या करते हैं, एक टीम के साथ में खेलते हैं, जिससे विशेष आवश्यकता वाले जो एथलीट है उनके मन में हीन भावना नहीं आती है खेल को लेकर। तो एकीकृत का मतलब क्या क्या? विशेष आवश्यकता प्लस सामान्य एथलीट क्या करेंगे इसमें? साथ में एक टीम बनाकर खेलेंगे। तो स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड का मतलब क्या हो गया? अपने एकीकृत। विशेष आवश्यकता और सामान्य एथलीट एक टीम के साथ खेलते हैं। अच्छा, फुटबॉल में अगर हम बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी में से कुछ तो खिलाड़ी होंगे विशेष आवश्यकता वाले और कुछ होंगे सामान्य। दोनों एक टीम बनाकर क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो और बीजिंग। अच्छा, हम बात करें बीजिंग किसकी राजधानी? बीजिंग है चीन देश की राजधानी। किसकी राजधानी है? चीन देश की। बात करें हम टोक्यो, टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान देश की राजधानी है। बर्लिन, बर्लिन कहाँ की राजधानी राजधानी हो जाएगी? जर्मनी की राजधानी। और पेरिस की बात करें तो पेरिस किसकी राजधानी हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी। किसकी हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी। अगर हम हमारे सही उत्तर की बात करके हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो इसका होगा सही उत्तर पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं ये आयोजन कब से कब तक होगा। ये होगा 6 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य। कब तक होगा? 6 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य। अच्छा, इसमें भारतीय फुटबॉल टीम की बात करें हम, तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन हो जाएंगे? अजीम तारिक। इसमें स्पेशल विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य जो एथलीट है दोनों क्या करेंगे? एक टीम बनाकर खेलेंगे, एकीकृत रूप में खेलेंगे। यूनिफाइड का मतलब क्या हो गया? एकीकृत रूप में क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। अच्छा, हमारी जो भारतीय टीम के कप्तान की बात करें तो कौन हो जाएंगे? अजीम प्रेम जी। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। कहाँ से संबंध है इनका? राजस्थान के निपाहेड़ा जगह से इनका संबंध है। किसका? अजीम तारिक का। अच्छा, ये जो ओलंपिक जो हो रहा है फुटबॉल यूनिफाइड ओलंपिक, इसमें कुल टीमों की बात करें तो कुल टीमें कितनी हो जाएगी? इसमें 24 हो जाएगी। और भारतीय फुटबॉल टीम के अगर हम कप्तान की बात करें तो कप्तान कौन हो जाएंगे? अजीम तारिक। ये देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप पेरिस 2026 कब से कब तक होगा? 6 से 11 जुलाई तक। कब तक होगा? 6 से 11 जुलाई के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर प्रामाणन मंदिर कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर प्रामाणन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान? नरेंद्र मोदी। अगर हम नरेंद्र मोदी का वर्तमान दौरे के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो ये वर्तमान में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्या है इनके दौरे पर प्रस्तावित है, इनका दौरा चल रहा है। बात करें हम इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया में यह है 6 से 9 जुलाई के मध्य। 6 से 9 जुलाई के मध्य कौन सा दौरा है इनका? इंडोनेशिया। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में कब से कब तक है? 9 से 10 जुलाई तक। कब तक है? 9 से 10 जुलाई के मध्य कौन सा दौरा प्रस्तावित है इनका? ऑस्ट्रेलिया। बात करें हम न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड में कब से कब तक है? 10 से 11 जुलाई के मध्य इनका कौन सा दौरा प्रस्तावित है? न्यूजीलैंड। अच्छा दोस्तों, बात करें हम न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड में लगभग 40 वर्ष बाद
लगभग 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्या है, दौरा होगा। कितने वर्ष बाद? 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री का क्या होगा, दौरा। मतलब ये जो 40 वर्ष का जो अंतराल है, इसमें भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड का दौरा नहीं किया था। बात करें हम 40 वर्ष पहले की, 40 वर्ष पहले की कब? वर्ष 1986 की। 40 वर्ष पहले का वर्ष 1986 के वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का दौरा है वो भारत के प्रधानमंत्री का क्या था, अंतिम दौरा था। कब की बात है? वर्ष 1986 की। और ये प्रामाणन मंदिर है। अच्छा, 3 दौरे प्रस्तावित हो गए, 6 से 9 जुलाई इंडोनेशिया, 9 से 10 जुलाई ऑस्ट्रेलिया और 10 से 11 जुलाई न्यूजीलैंड। अगर हम हमारे सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया। ये यूनेस्को जो विश्व धरोहर है प्रामाणन मंदिर, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में भी जावा द्वीप पर। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में भी जावा द्वीप पर। कौन सा मंदिर है? प्रामाणन मंदिर। आइए आगे देखिए। अच्छा, ये प्रामाणन मंदिर जो है कौन से द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। कौन सा मंदिर आ जाएगा अपने? प्रामाणन मंदिर। द्वीप कौन सा आ जाएगा? जावा द्वीप। और देश कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया। अगर हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएगा? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो क्या हो जाएंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। जावा पर कौन सा मंदिर आ जाएगा? प्राम्बनन मंदिर। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछले 40 साल कौन सा वर्ष आ गया? 1986 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनकी यह यात्रा थी। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में देखें तो अंतिम यात्रा थी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड को लेकर। और वर्तमान में कौन है दौरे पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड दौरे पर। तो न्यूजीलैंड के संबंध में बात करें तो पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कौन सी है ये पहली यात्रा। इससे पहले 1986 में कौन गए थे? राजीव गांधी। कहाँ गए थे? न्यूजीलैंड। बात करें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो कौन हो गए? प्रबोवो सुबियांतो। और न्यूजीलैंड के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। ये किसके प्रधानमंत्री है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। और अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बात करें तो तीसरा जो भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, यह कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? मेलबर्न में। कब कब किया जाएगा? 10 से 11 जुलाई। कब किया जाएगा? 10 से 11 जुलाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा प्रस्तावित है। तो उस समय क्या आयोजन किया जाएगा? तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। 3 दौरे हो गए, इंडोनेशिया 6 से 9 जुलाई, न्यूजीलैंड 9 से 10 जुलाई और ऑस्ट्रेलिया 10 से 11 जुलाई। प्रामाणन मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? जावा द्वीप, इंडोनेशिया। अच्छा, बात करें हाल ही में किस देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है? अगर हम भारत के संबंध में बात करें कि भारत में जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, लगभग लगभग हर जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से आयोजन कहाँ किया जाता है? पुरी। विशेष रूप से आयोजन कहाँ किया जाता है? पुरी। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा। यहाँ पर क्या किया जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष आयोजन किया जाता है। अच्छा, हम देश की बात करें कि देश में भगवान जो जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन देखिए, नामीबिया, केन्या, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। अगर हम हमारे सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? केन्या। केन्या में भी नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। तो नैरोबी में क्या आयोजन किया गया था? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। देश कौन सा हो जाएगा? केन्या। और जगह कौन सी हो जाएगी? नैरोबी। अच्छा, आगे बात करते हैं असम विधानसभा। असम विधानसभा के संबंध में बात करें हम तो असम विधानसभा ने क्या किया है? हाल ही में अपने बजट सत्र में किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में क्या दिया है? दर्जा दिया है। बात करें असम विधानसभा की तो असम विधानसभा ने क्या किया? अपना जो बजट सत्र आया था विधानसभा का, उसमें किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया है? बात करें असम विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष की। अगर हम असम विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसके विधानसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रणजीत कुमार दास। कौन हो जाएंगे? रणजीत कुमार दास। कौन हो जाएंगे इसके विधानसभा अध्यक्ष? किसके? असम विधानसभा के अध्यक्ष रणजीत कुमार
दास। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके हिमंत, कौन हो जाएंगे, हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन हो जाएंगे, हिमंत बिस्वा शर्मा। ये क्या हो जाएंगे, असम के मुख्यमंत्री। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे, रंजीत कुमार दास। और बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, हिमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, असम ने क्या किया, आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया है। अब वर्तमान के संबंध में बात करें तो असम में कुल कितनी भाषाएं हैं, विधानसभा में 4 भाषाएं हैं। कितनी, 4 भाषाएं। चौथी नई भाषा को दर्जा दिया है। पिछली 3 भाषाएं कौन सी है, तो पिछली 3 भाषाओं की बात करें तो असमिया, अंग्रेजी और बोडो, इन तीनों भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त था। और चौथी अगर हम नई भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा आ जाएगी, हिंदी। तो असम के विधानसभा जो है उसमें बजट सत्र में 3 भाषाएं पहले से थी, असमिया, अंग्रेजी और बोडो। और बात करें कि चौथी नई भाषा कौन सी जिसको आधिकारिक दर्जा दिया गया, तो वो क्या हो जाएगी, हिंदी। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे, रंजीत कुमार दास। और मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे, हेमंत कुमार बिस्वा। बात करें हम लोक कलाकार तीजन बाई, तीजन बाई क्या है, लोक कलाकार। अच्छा, इनका संबंध किससे है, अच्छा इनका संबंध कहे तो हम तंदूरा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र, तंदूरा वाद्य यंत्र। और अगर हम उसकी शैली की बात करें कि शैली कौन सी थी, तो पंडवानी शैली। कौन सी शैली थी, पंडवानी शैली। पंडवानी गायन शैली से क्या रहा है, इनका संबंध रहा है। पंडवानी का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पांडवों की वाणी। तो तीजन बाई का संबंध किससे, वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तंदूरा वाद्य यंत्र। और अगर इसकी गायन शैली की बात करें तो गायन शैली क्या हो जाएगी इसका, पंडवानी गायन शैली। तो अच्छा तंबूरा होगा, कौन सा होगा, तंबूरा वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा, तंबूरा वाद्य यंत्र। अगर हम इसकी बात करें तीजन बाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तंबूरा। तो तीजन बाई का संबंध किससे, तंबूरा वाद्य यंत्र से है। अच्छा, ये निवासी कहाँ की, ये छत्तीसगढ़ की निवासी, कहाँ की निवासी है ये, छत्तीसगढ़ की क्या है, ये निवासी है। अच्छा, इनके संबंध में हम कुछ वर्षों की बात करें, 1988, 2003, 2018 और 2019, इनमें क्या किया था, इनको विशेष पुरस्कार दिए गए थे। बात करें 1988 की तो 1988 में इनको पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, पद्मश्री पुरस्कार। कब दिया गया था, वर्ष 1988 में। अगर हम भारत के 4 सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो 4 सर्वोच्च पुरस्कार में चौथा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, पद्मश्री। और बाकी के जो 3 सर्वोच्च पुरस्कार है, पहले नंबर पे आएगा भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार आ जाएगा पद्म श्री। तो इनको पद्म श्री का मिला था वर्ष 1988 में। बात करें हम पद्म भूषण की तो पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको कब मिला था, वर्ष 2003 में। कब मिला था, वर्ष 2003 में। बात करें हम 2019 की तो 2019 में मिला था इनको पद्म अच्छा, 2019 के बात करें तो 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला इनको, पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा मिला था इनको, पद्म विभूषण पुरस्कार। 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण का मिला था इनको, पुरस्कार मिला था। बात करें हम 2018 की तो 2018 में इनको मिला था फुफुओका पुरस्कार। कौन सा मिला था, फुफुओका पुरस्कार। फुफुओका पुरस्कार जो है इसका संबंध कौन से देश से, जापान देश से। कौन से देश से, इनका जापान देश से। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, फुफुओका पुरस्कार। वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, 2018 में फुफुओका पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार। तो इनका क्या हुआ, हाल ही में निधन हो गया है। इनका क्या हुआ, हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। किनका, तीजन बाई का, जो कहाँ की निवासी है, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहाँ की निवासी है, छत्तीसगढ़ की निवासी है। और गायन शैली की बात करें तो गायन शैली क्या हो जाएगी, पंडवानी गायन शैली। पंडवानी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पांडवों की वाणी। अच्छा, ये देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ये कहाँ की निवासी है, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहाँ की निवासी है, छत्तीसगढ़ की निवासी है। और ये कौन सी गायन शैली से संबंध है इनका, पंडवानी गायन शैली से। गायन शैली कौन सी हो जाएगी इनकी, पंडवानी गायन शैली। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पांडवों की वाणी, जो छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली है।
तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के कि पंडवानी शैली जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी, लोक गायन शैली। बात करें हम 1988 की, 1988 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, पद्मश्री पुरस्कार। बात करें हम 2003 की, 2003 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, पद्म भूषण पुरस्कार। 2018 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, फुकुओका पुरस्कार, जो कहाँ का है, जापान का। और 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार। बात कब की हो रही है, ये 2019 की। 2019 में कौन सा पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण पुरस्कार। ये निवासी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था इनको, वर्ष 2019 में। कब की बात हो रही है, ये वर्ष 2019 की। बात करें हम 2018 की, 2018 में कौन सा, फुकुओका पुरस्कार, जो कहाँ का है, जापान का। एक और वर्ष बाकी रह गया अपना 1995। 1995 में कौन सा पुरस्कार मिला इनको, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कुल मिलाकर इनको 5 प्रसिद्ध पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण, फुकुओका जो कहाँ का पुरस्कार है, जापान का पुरस्कार है, और पद्म विभूषण जो का मिला वर्ष 2019 में। आगे देखिए, पहली बार किस यूनिवर्सिटी में एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम, एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम क्या किया गया है, शुरू किया गया है। दोस्तों पीजी प्रोग्राम की बात करें, पीजी 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 कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, भारत की यूनिवर्सिटी, उसने पहली बार एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम क्या किया है, शुरू किया है। ये शुरू किस लिए किया है, 4 वर्षीय जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या किया गया है, 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो इसी विशेषता को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा क्या किया गया है, एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम शुरू किया गया है। और ये जो पीजी प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये संबंधित यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ही लागू किया गया है। बात करें हमारे ऑप्शन की, एमडीएसयू कहाँ पर है, अजमेर में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। अगर हम हमारे सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू जिसे भी कहते हैं। डीयू कहाँ पर है, नहीं, दिल्ली में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने जो विद्यार्थी हैं, जो जिनका संबंध किससे है, 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम क्या किया है, शुरू किया है। और यह लागू किन के लिए, सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए क्या किया गया, इनको लागू किया गया है। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए व्यक्तिगत पालन पोषण देखभाल योजना। राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। अच्छा, संबंधित किससे, अनाथ बच्चों की परवरिश से। और उसके लिए क्या किया गया, व्यक्तिगत पालन पोषण देखभाल योजना कब शुरू की गई है। अच्छा, इसमें बात करें पालन पोषण देखभाल योजना, इसमें जो अनाथ बच्चे हैं इनको, जो माता पिता होते हैं जिनको इनको गोद लेना होता है, वो क्या करते हैं, इस योजना के तहत इनको गोद ले लेते हैं। और उनको क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं गोद लेने के बाद में। बात करें हम पहला प्रावधान क्या है कि जो गोद लेंगे बच्चे, जिन जो इनको अनाथ बच्चों को गोद लेके इनकी परवरिश करेंगे, तो उनको परवरिश के लिए 4,000 रुपए की क्या दी जाएगी, मासिक सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, 4,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। कितने हजार रुपए की, 4,000 रुपए की। और अगर दंपति जो है, पुरुष और महिला, उनकी जो संयुक्त आयु है, मतलब उनकी जो संयुक्त आयु है, दोनों की आयु वह 120 वर्ष से क्या होती है, अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कितनी हो सकती है उन दोनों की उम्र, 120 वर्ष। कितनी हो सकती है, 120 वर्ष। और इनमें से भी एक की बात करें हम, तो एक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। मतलब जो दंपति है उनमें से एक की भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। मासिक सहायता कितनी की हो गई, 4,000 रुपए की। और संयुक्त जो आयु है अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 120 वर्ष। और उसमें से भी एक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये जिन बच्चों को गोद लिया जाएगा, इनका पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। जिन भी बच्चों को गोद लिया जाएगा उनका पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। मासिक सहायता कितने की दी जाएगी,
4,000 रुपए की दी जाएगी। अधिकतम आयु की बात करें तो संयुक्त रूप से कितनी हो जाएगी, 120 वर्ष। अच्छा, ये योजना शुरू किसने की थी, राजस्थान सरकार ने। और कब शुरू की थी, वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए व्यक्तिगत पालन पोषण देखभाल योजना शुरू की गई थी। मासिक सहायता की बात करें 4,000 रुपए। संयुक्त रूप से अधिकतम आयु 120 वर्ष। पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। और उनमें से किसी एक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, भावी जो माता पिता है उनकी संयुक्त अधिकतम आयु कितनी होगी, 120 वर्ष। अच्छा, पालन पोषण के लिए जो परिवार है, जो परिवार इनका पालन पोषण करेगा, उनको 4,000 रुपए मासिक क्या दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, बच्चों का संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, कोई भी कानूनी रूप से कोई भी अधिकार नहीं होगा। और अगर हम बात करें राजस्थान के संबंध में, क्योंकि ये योजना कब की है, राजस्थान की कब की है, वर्ष 2014 में क्या की गई थी, इसको शुरू की गई थी। वर्ष 2014 में क्या हुई थी, ये शुरू हुई थी। तो अगर हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो राजस्थान का जिला है उदयपुर। यह इस योजना के संबंध में क्या रखता है, अपना शीर्ष स्थान रखता है। योजना कौन सी हो गई, व्यक्तिगत पालन पोषण योजना। शीर्ष स्थान पर कौन हो जाएगा, उदयपुर। शुरू कब की गई, वर्ष 2014 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। दोस्तों, अब हम हमारे वन लाइनर सत्य के संबंध में चर्चा करते हैं। आज के प्रश्न होते हैं हमारे पूरे। अच्छा, भारत टैक्सी सेवा। भारत टैक्सी सेवा क्या है, भारत की सहकारी टैक्सी सेवा, जो हाल ही में क्या किया गया है, इनको शुरू किया गया है। इसमें बात करें अन्य प्रदाता के संबंध में बात करें तो ओला, उबर और रैपिडो। ओला, उबर और रैपिडो जो है, इनकी तुलना में जो किराया है वो 10% तक क्या है, कम है। बात इसकी हो रही है भारत टैक्सी सेवा की। तो इसका जो किराया है, अन्य जो प्रदाता, अन्य जो भी कंपनियां हैं, उनके संबंध में 10% तक कम है। और ये भारत जो टैक्सी सेवा है, यह ड्राइवर स्वामित्व सेवा है। मतलब जो भी अधिकार होगा, जो भी स्वामी होगा, कौन होगा, इसका ड्राइवर होगा। और ये जो ड्राइवर जो होगा, इसको ये जो भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म है, इसको किसी भी प्रकार का कमीशन चार्ज नहीं होगा। ये किस पे, 0% कमीशन पे। किस पे है ये, 0% कमीशन पे। बाकी जो भी कंपनियां होती है, जो भी अन्य प्रदाता होते हैं, उनका जो है उस प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ प्रतिशत का क्या होता है, साझेदारी होती है। जबकि भारत टैक्सी सेवा जो है, कैसी है, ड्राइवर स्वामित्व। कैसी है, यह ड्राइवर स्वामित्व सेवा है। कैसी है, ड्राइवर स्वामित्व सेवा। किसकी बात कर रहे हैं हम, भारत टैक्सी सेवा की। दोस्तों, खेल खिलाड़ी जरूर याद रखना, पूछे जा सकते हैं। अंशिका धाकड़ क्या है, तैराक। इनका संबंध किससे है, तैराक से है। कौन हो जाएगी, अंशिका धाकड़। अच्छा, बात करें भारत टैक्सी सेवा के नोडल अधिकारी की। नोडल अधिकारी कौन हो जाएंगे, भोमा राम जी। कौन हो जाएंगे इसके नोडल अधिकारी, भोमा राम जी। अच्छा दोस्तों, विश्व ग्रामीण विकास दिवस का शुभारंभ कब किया गया है, 6 जुलाई को। कब किया गया, विश्व ग्रामीण विकास दिवस का शुभारंभ 6 जुलाई को। और भारत टैक्सी जो सेवा है, यह कैसी सेवा हो जाएगी, सहकारी सेवा। कैसी हो जाएगी, सहकारी सेवा। कौन सी सेवा हो जाएगी ये, भारत टैक्सी सेवा। अच्छा, ये जो ग्रामीण विकास जो दिवस है, 6 जुलाई को मनाया जाता है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कि ग्रामीण क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में क्या देना है आपको, सतत विकास का बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है आपको, सतत विकास को क्या देना है, बढ़ावा देना है। अच्छा, दिवस मनाया कब जाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, हाल ही में वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। इसका आयोजन कब से शुरू हुआ, 11 जून से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, 11 जून से शुरू हुआ। मेजबान देश कितने हो गए इसके, 3 देश। तीन क्या हो गए इसके मेजबान देश, 3 क्या हो गए इसके मेजबान देश। मेजबान देश कौन कौन से हो जाएंगे इसके, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। कौन हो जाएगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। किसके, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के। अच्छा, ये चर्चा में क्यों, क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा संयुक्त दर्शक संख्या, इतिहास में सबसे ज्यादा संयुक्त दर्शक संख्या, जब भी जिस देश ने इसका आयोजन किया है, तो उस देश में क्या होता है कि इतिहास के संबंध में सबसे ज्यादा संयुक्त दर्शक संख्या वाला मेजबान देश कौन बना, अमेरिका बना। आज तक जितने भी देशों ने फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया है, तो इतने दर्शक कहीं भी नहीं आए जितने किस में आए, अमेरिका में आए थे। किसकी बात हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप की। आयोजन कब से शुरुआत का, 11 जून से। और मेजबान देश कितने हो गए, 3, अमेरिका, मेक्सिको और
कनाडा। बात करें हम खिमलोगा दर्रा की, खिमलोगा दर्रा जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के मध्य है। अच्छा, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसकी सफल ट्रैकिंग की बात करें तो सफल ट्रैकिंग अभी हुई है जुलाई 2026 में, और जुलाई 2026 से पहले की बात करें तो वर्ष 2009 में इसकी क्या होती सफल ट्रैकिंग हुई थी, लगभग 17,000 फीट क्या है इसकी ऊंचाई। अच्छा, किमलोगा दर्रा जो है यहाँ पर क्या है, ये किसके बीच में, उत्तरकाशी उत्तराखंड और किन्नौर हिमाचल प्रदेश के क्या है, ये मध्य स्थित है। कौन सा, खिमलोगा दर्रा। और यहाँ पर जो है 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 को वर्ष 2009 के बाद में पहली सफल ट्रैकिंग क्या हुई है, इवेंट हुई है। कब की बात कर रहे हैं हम, वर्ष 2009 के बाद 1 जुलाई 2026 को पहली सफल ट्रैकिंग हुई है। कहाँ पर, खिमलोगा दर्रा, जो किस किस के मध्य है, उत्तरकाशी उत्तराखंड और किन्नौर हिमाचल प्रदेश। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो कब था, 2021। और कब आता है इसका, 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2021 को क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में क्या बनाया गया है कि 5 वर्ष का क्या बनाया गया है, स्थापना दिवस कब आ जाएगा, 6 जुलाई। अच्छा, ये स्थापित किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था, 6 जुलाई 2021 को। और 6 जुलाई 2025 को हाल ही में इसने क्या कर लिया, अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो अगर हम सहकारिता मंत्रालय की बात करें तो इसने क्या किया था, अपने प्रथम चरण में देश में 5,464 PACS पैक्स, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब क्या, प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो 5,464 जो पैक्स है या प्राथमिक कृषि ऋण समिति, उनको क्या कर दिया गया, उनको डिजिटल कर दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल करके क्या नाम दे दिया है, ई पैक्स। ई पैक्स क्या कर दिया गया, उनको डिजिटल कर दिया गया। बात किसकी हो रही है, 5,464 पैक्स या 5,464 प्राथमिक कृषि ऋण समिति को डिजिटल करके ई पैक्स नाम दे दिया गया। राजस्थान के संबंध में बात करें हम तो 4,875 पैक्स या 4,875 प्राथमिक कृषि ऋण समिति को, ऋण समिति क्या है, प्रत्येक समिति 3 या उससे अधिक व्यावसायिक गतिविधियों का क्या कर रही है, आयोजन कर रही है। बात करें भारत के संबंध में तो 5,464 पैक्स को क्या बना दिया गया, डिजिटल कर दिया गया है। अच्छा, ये संबंधित किससे है, कृषि और किसान से संबंधित है। नाम आ रहा है प्राथमिक कृषि ऋण समिति। संबंध किससे है इसका, कृषि और किसान से। राजस्थान में 4,875 पैक्स को क्या कर दिया गया है, पैक्स जो है 3 या उससे अधिक व्यावसायिक गतिविधियों का क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। अच्छा, पैक्स पैक्स क्या, प्राथमिक कृषि ऋण समिति को तकनीक आधारित मतलब डिजिटल, तकनीक आधारित मतलब डिजिटल बनाते हुए ई पैक्स में क्या कर दिया गया है, इनको कन्वर्ट या ई पैक्स में क्या कर दिया गया, इनको बदल दिया गया है। अच्छा, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 6 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दोस्तों आगे देखिए, आगे बात करेंगे सहकार वन की। सहकार वन कहाँ पर स्थापित किया गया, सुमेल गांव, जो कहाँ पड़ता है, अपने जयपुर में। तो इसको स्थापित करने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी। 64 एकड़ जमीन पर क्या स्थापित किया गया है, सहकार वन, जो कहाँ है, सुमेल गांव जयपुर। यहाँ पर क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। कहाँ क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण। 2 तरीकों से किया जाएगा। एक तो हो गया अपने सामान्य प्रणाली और एक हो गया अपना मियावाकी प्रणाली। मियावाकी प्रणाली में क्या है कि जमीन के छोटे हिस्से पर सघन रूप में क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। जमीन का क्षेत्र तो क्या होगा, कम, जमीन का क्षेत्र तो क्या होगा, कम, और वृक्षारोपण क्या होगा, सघन। वृक्षारोपण क्या होगा इसमें, सघन। कौन सी हो गई है प्रणाली, मियावाकी प्रणाली। वृक्षारोपण क्या हो जाएगा इसमें, सघन। अच्छा, स्थापित कहाँ किया जा रहा है, ये सुमेल गांव जयपुर में। कौन सी प्रणाली आ जाएगी, एक तो मियावाकी और एक सामान्य प्रणाली। मियावाकी में क्या होगा, जमीन तो क्या होगी, कम, और वृक्षारोपण क्या होगा इसमें, सघन। अच्छा, इसमें वृक्षारोपण जो है, किन किन वृक्षों का रोपण किया जाएगा, मुख्य रूप से खेजड़ी, नीम और रोहिड़ा। बात कर रहे हैं हम सहकार वन की, सुमेरगांव जयपुर। 2 प्रणाली आ जाएगी, मियावाकी और सामान्य। और किन किन वृक्षों का रोपण किया जाएगा इसमें, खेजड़ी, नीम और रोहिड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो वन लाइनर तथ्य जो भी प्रश्न है, इनको दिन प्रतिदिन क्या करते रहे, रिवाइज करते रहे।
तो मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्न, नए वन लाइनर तथ्य और राजस्थान सूजस के संबंध में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।